जब कभी आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हैं ना, तो फिर आप सीरीज की हार और मैच की हार का खौफ ज़हन से निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें पर्सपेक्टिव आपका प्लेयर डेवलपमेंट होता है या प्लेयर टेस्टिंग होती है। इस प्रोसेस में अगर आप जीत जाते हैं मैच या सीरीज, दैट इज वेल एंड गुड। अगर आप नहीं भी जीत पाते हैं तो कोई मसला नहीं है। जब टीम्स बाकी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आती हैं तो वो ऐसे ही करती हैं। वो कई बार मरतबा सीरीज भी हार जाती हैं, मैचेस भी हार जाती हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो शुरू हो गए कि भाई ऑस्ट्रेलिया से 3-0 हो गया, यहाँ से 2-0 हो गया। इस तरह आप जज करने लगेंगे तो दुनिया में कोई भी कप्तान कभी अच्छा बन ही नहीं सकता। अभी तो बिस्मिल्लाह हुई है। पहला साल तो आपने सिर्फ उनको सपोर्ट करना है, साल के बाद देखना है कि कहाँ स्टैंड करते हैं। ये दो आपके मुश्किल टूर्स थे, उसके बाद दो होम टूर्स आप देखिए, फिर उसके बाद थोड़ी सी आप इतनी देर में आपके तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम गुजर जाएगा, T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा। उसके बाद आप एक नक्शा खींचने की कोशिश करें कि कप्तानी डिफरेंट, अब आपके कप्तान है, दो फॉर्मेट्स के तीसरे के अनाउंस होना है, तो वो कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या प्रोग्रेस है। दो सीरीज या एक सीरीज के बाद आप करेंगे तो फिर तो ये गलत बात है। खैर सीरीज के ऊपर चलते हैं। जब ये स्क्वाड का ऐलान हुआ था तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि यार देखिए, आपको कुछ सीनियर प्लेयर को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब टीमें एक्सपेरिमेंट करती हैं नॉर्मली, आप टेम्पलेट देखिए तो फिर वो पूरा एक्सपेरिमेंट करती हैं। वो फिर लगी लिपटी नहीं होती है, थोड़े से सीनियर भी रख लें, थोड़े से नए लड़के भी रख लें, फिर वो मोस्टली नए लड़के लेकर आते हैं और उनको फिर खुल के चांस देते हैं। मैच हार जीत के फिर वो परवाह नहीं करते, और ऐसे ही चीजें होनी चाहिए। जब आप फिर तभी तो आप 5 मैचेस के जैसे भी मैच है उसके बाद आराम से ये देख सकेंगे, आपको फैसला करने में आसानी होगी कि यार हमने इनको पूरा चांस भी दिया, भरपूर खुल के चांस दिए, ये इन्होंने क्या परफॉर्म किया। हम इनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। बल्कि मैं तो यहां तक बात कहता हूं कि एक सीरीज नहीं, आप इनको यहां पे खिला रहे हैं, एक और इसके बाद फॉलोइंग अगला टूर दें और इनको साथ लेके कंटिन्यू करें। एक सीरीज में डाल दिया, एक में निकाल दिया, ऐसे प्लेयर बनते ही नहीं है ना। आप प्लेयर बना सकते हैं, प्लेयर बनाने हैं तो भाई फिर हौसला चाहिए, फिर तसल्ली चाहिए। सब कहते हैं कि जी हमें तेज खेलने वाले प्लेयर चाहिए, हाई इंपैक्ट प्लेयर चाहिए। हाई इंपैक्ट के लिए उतना हौसला भी चाहिए, क्योंकि जब आप हाई इंपैक्ट क्रिकेट खेलते हैं ना, तो फिर आप ये नहीं देखते कि बॉल मेरिट पे आ रही है या नहीं आ रही। आप उसको जहां आपको समझ आती है वो शॉट मारते हैं। आज मैं देख रहा था साइम अयूब पे लोग कहते हैं यार वो शॉट बनता नहीं था। क्यों नहीं बनता था यार? शॉट बोला है, उसने पिछले मैच में यही पुल मारा था, वो छक्का हो गया था। इसमें यही पुल मारा, वो कैच हो गया। शॉट बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट किया था, लेकिन एग्जीक्यूशन ठीक नहीं थी। बात ये ना, ये छोटा सा पॉइंट मिस करते हैं कि भाई उसको वो मिडल नहीं कर सका है। यही इंपैक्ट प्लेयर करते हैं। इंपैक्ट प्लेयर इतना सोच समझ के खेलते हैं, वो दूसरे प्लेयर होते हैं। मतलब आप जो है वो एक स्टडी प्लेयर को इंपैक्ट प्लेयर के साथ नहीं कि वो पूरा डिसाइड करेगा कि मेरिट पे मैं कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना है। जो T20 की टिपिकल क्रिकेट होती है वो ऐसी होती है। जब आप किसी को उछाड़ पिछाड़ क्रिकेट खेलते हैं वैसी होती है। आप फिर बॉल स्पेयर नहीं कर, आप नहीं देखते कि कहाँ फील्डर खड़ा है कहाँ नहीं खड़ा। आप अपनी एबिलिटी को बैक करते हैं कि यार मैं इसे मारूंगा। आप ये बात कर सकते हैं कि भाई शायद साहिब ने उतने तरीके से टाइम नहीं किया या पूरा पावर नहीं लगाई, जस्ट हल्का सा उसको रिस्ट को रोल कर दिया। इस पे बात करें, पॉइंट द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप हाई इंपैक्ट प्लेयर आते हैं तो उनके फेलियर्स बहुत आते हैं अमूमन। और इसीलिए मल्टीपल हाई इंपैक्ट प्लेयर होते हैं कि यार अगर दो फ्लॉप होंगे तो तीन चल जाएंगे, तीन नहीं तो दो चल जाएंगे। और उनके अराउंड कुछ एंकर्स आप रखते हैं कि उनके अराउंड ये सारे हाई इंपैक्ट प्लेयर्स करेंगे। यही रेसिपी होती है सारी टीमों में, देख लें जो ज्यादातर टीम को आगे लेके चलने की। लेकिन थोड़ा सा आपको बैक करना पड़ता है। बैक किए बगैर दो मैचेस में शोर डाल दिए एक मैच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी अवाम में, इवन हमारे जर्नलिस्ट में, हमारे ओपिनियन मेकर्स में वो हौसला ही नहीं है कि वो प्लेयर्स को बैक कर सकें, वो एक स्ट्रैटेजी को बैक कर सकें। एक सही स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल होने के लिए वक्त लगता है, टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता आप पहले मैच से क्लिक करना शुरू कर देंगे। टाइम कुछ शुरू में करेंगे, कुछ को थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसी तरह से आपको पेशेंस के साथ स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ती है और सक्सेस होती है। आप सिर्फ टीमों की जर्नी देख लें कि उन्होंने नए प्लेयर्स को कैसे डेवलप किया, तो मेरा ख्याल है आपको इसमें कोई अभाव नहीं होगा। लेकिन लोग देखते नहीं है, या लोग बस सब्र नहीं है लोगों में, ये सबसे बड़ा मसला है। अब आप देखिए कि एक पिछले मैच में मैंने कहा था कि बहुत सारे हमारे लूजिंग फैक्टर थे, जिसमें हमारी खराब बॉलिंग, खराब फील्डिंग, मिडिल ऑर्डर का ना चलना। उसमें बाबर का भी एक छोटा सा फैक्टर था जो मैंने डिस्कस किया। उसको लोग बहुत ज्यादा नाराज होते हैं कि यार आप सिर्फ बाबर के पीछे किधर सिर्फ पड़ जाते हैं। यार हम तो सारे फैक्टर डिस्कस करें, उनमें से एक फैक्टर था कि उसका एंड स्ट्राइक रेट देख रहे हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है जांचने का। जो पिछले मैच की बात कर रहा हूं, आप उसका ब्रेक डाउन देखें कि शुरू में क्या, मिडल में क्या और आखिर में क्या। तो उन्होंने आखिर में एक्सेलरेट किया, जो थोड़ी सी लेट हो गया था। लेकिन अगेन ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल कि आप एक बंदे पे मुद्दा डाल दें, नाम डालते हैं, और ये बात ही गलत है। आज के मैच में उसने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। मेरा ख्याल है 153 का उसका स्ट्राइक रेट था। पिछले मैच में उसका 162 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन ये इसकी 153 वाली इनिंग्स मैं कहता हूं कि 10 टाइम्स बेटर देन उसकी 162 वाली इनिंग्स। वो भी डिसेंट थी, लेकिन उसमें मिडिल और स्टार्टिंग फेज में वो इतना तेज नहीं खेला। इस इनिंग्स में उसने एक हेल्दी स्ट्राइक रेट थ्रू आउट द इनिंग्स बड़ा जबरदस्त मैनेज किया है। इस इनिंग्स में वो बहुत ही शानदार खेला है बाबर आजम। तो एंड नंबर देखोगे, कोई बंदा
स्कोर कार्ड पढ़ के एनालिसिस करेगा, वो यही कहेगा यार पिछले में तो 162 था, इसमें 153 था। लेकिन अगर आपने गौर से मैच देखा है, सिचुएशन के हिसाब से एनालाइज किया, तो यार ये इनिंग्स उसकी बहुत जबरदस्त थी। इस इनिंग्स में सबसे ज्यादा जो मसला मसला रहा वो इफ्तिखार और आजम खान का रहा है कि दोनों ने बहुत मायूस किया है। ये दो ऐसे प्लेयर थे कि अगर थोड़ी देर ये खड़े रहते, 20-20 रन भी ये करते ना, 25-25, 20-25, तो पाकिस्तान बहुत क्लोज चला जाता और ये मैच शायद पाकिस्तान जीत देता जाता। इफ्तिखार अहमद की जो इनकंसिस्टेंसी है ना, वो समझ से बाहर है। आजम खान को भी जो है वो मेरा ख्याल है समहाउ डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मैच हो गए हैं। ठीक है, मैं कंप्लीटली बिल्कुल जज नहीं करता, एक कंप्लीट चांस मिलना चाहिए प्लेयर को, एक साथ मिलना चाहिए जब आपने एक सीरीज चूज की है। इसके बगैर आप प्लेयर को जज नहीं कर सकते। लेकिन समहाउ मुझे मायूसी हुई, बॉल बिल्कुल बैट के नीचे था, जो पावर आजम खान के पास है उस पर वो छक्का होना चाहिए था। मुझे बड़ा वो हुआ कि यार इससे छक्का नहीं लगा, वो बाउंड्री पे कैच हो गया। तो मेन जो प्रॉब्लम हम नहीं कर सके चेज, उसमें 2 बड़े इश्यूज थे आज हम क्यों पीछे रह गए। एक मैं कहूंगा कि बॉलिंग में ये हुआ कि आपका स्टार्टिंग फेज भी शुरू में शाहीन अच्छा था, बीच में हारिस रऊफ को नया गेंद देना बिल्कुल गलत तरीका था। अब्बास को अगर आप 2 ओवर शुरू में करा देते, हारिस को मिडिल में यूज करते, तो शायद आपका सिचुएशन बेहतर होती। लेकिन आपने हारिस को नया गेंद दिया, उसने पहले 2 ओवर्स में हारिस रऊफ ने हर लेंथ ट्राई कर दी, आगे पीछे स्लो बॉल, बॉडी के ऊपर, लेग साइड के ऊपर, आउटसाइड ऑफ स्टंप, जो वो कर सकता था, क्योंकि कोई एक लेंथ ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं है कि यार मैंने बॉल करना किधर है। एक गेंद सिर्फ उसने हारिस ने अच्छा किया, जो आगे था वो स्विंग भी हुआ टेस्ट मैच की लेंथ से, उसको फिर अकल नहीं आई कि मुझे बॉल कहां करना चाहिए, फिर उसने वही एक्सपेरिमेंट किया और मार खाई। फिर आप मिडिल ओवर्स में आपको मार पड़ी, जो आपका सबसे मेन मसला है बॉलिंग में शुरू से, आज नहीं, आज से कई सालों से है कि आप मिडिल ओवर्स में मार खाते हैं। उसकी 2 बुनियादी वजूहत हैं। एक, आपके पास अच्छे स्पिनर नहीं है, जो सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, आप की जो फास्ट बॉलिंग है वो इतना अच्छा नहीं कर सकी मिडिल ओवर्स में, जो आपका मेन प्रॉब्लम है। जो आपका डेथ ओवर है वो आपकी स्पेशलिटी, आज आपने उसमें कम किया, न्यूजीलैंड को रोका वहां पर। हारिस ने भी अच्छी बॉलिंग की, अब्बास अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की। दैट इज अ गुड फेस। लेकिन जिस चीज को ठीक करना है वो आपकी मिडिल ओवर्स की बॉलिंग है, और मिडिल ओवर्स की बैटिंग भी है। बैटिंग में भी हम मिडिल ओवर्स में बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो ये इश्यूज हैं, और मिडिल ऑर्डर हमारा बैटिंग का काफी कंसर्न रहा है, और अब भी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये मसला तो हो गया, हम हार भी गए। अब आगे क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि जमान खान को ना खिलाना मेरी समझ से बाहर है। आप क्यों जमान खान को नहीं खिला रहे? आप आमिर जमाल, देखो ना, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन आप स्टार्ट में जमान को खिलाएं जो आपको बेस्ट T20 प्लेयर है। आमिर जमाल को आप आखिरी 2 T20 खिलाएं ना। ये मेरा ख्याल है थोड़ी जो उन्होंने सीक्वेंस गलत कर लिया। आमिर के लिए आखिरी 2 T20 रखते, और आप आमिर उसको जमान खान को शुरू से खिलाते। अब अगले मैच में मेरा ख्याल है उनको थोड़े से और चेंजेस करने चाहिए। बॉलिंग में भी रोटेशन लेके आए, फास्ट बॉलिंग में भी, और आप अपनी बैटिंग में भी रोटेशन लेकर आए। मैं तो पहले से ये कह रहा हूँ कि साहिबजादा फरहान को आपको 4 देने चाहिए। अब चलो 2 तो निकाल दिए, कम से कम अब 3 मैच बाकी जरूर दें। आप बाबर और रिजवान में से रेस्ट कराएं इनको, ऊपर टॉप ऑर्डर में से, ताकि नए लड़के चेक हो जाएंगे। बाबर रिजवान तो यही के भाग रहे हैं यार, ये 3 नहीं खेलेंगे क्या हो जाएगा? वो तो प्लेयर परमानेंट मेंबर है टीम के, तो उनको रेस्ट कराएं। रिजवान को बिठाना चाहते हैं, रिजवान 2 में रिजवान को बिठा दें, 1 में बाबर को बिठा दें, और 3 पे साहिबजादा फरहान को खिलाएं। वो अच्छा प्रॉपर टेस्ट मैच का प्लेयर है ना, तो वो हिटिंग भी करता है, वो जहां पे थोड़ी जरूरत होगी तो वो रोक भी लेगा, अगर कोई विकेट गिर जाते हैं तो इज अ गुड प्लेयर, तो उसका वो भी चेक हो जाएगा। तो इतना परफॉर्म करके 3 मैच तो उसको कम से कम आप दें ना। फिर बीच में इफ्तिखार नहीं करो तो हसीबुल्ला को ट्राई करें, और हसीब को आप तीसरे में नहीं करते तो आखिरी 2 तो मस्ट खिलाएं आप हसीबुल्ला को, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अभी तो मोहम्मद हारिस नहीं है, हारिस होता ना तो एक तो वो टॉप ऑर्डर में भी खेल सकता है। अगर नहीं टॉप ऑर्डर में आप उसको खिलाना चाहते हैं, आप बाबर या रिजवान में से किसी को टॉप पे खिलाते हो, हारिस में ये भी एबिलिटी है, वो मिडल में भी खेल सकता है। वो आपको वो पावर हिटिंग के इशूज समाओ मिडल में 5 पे खिलाते हो, 6 पे खिलाते हो, कहीं ना कहीं वो सॉल्व करके दे सकता है। तो आपको इस तरह से थोड़ा शफल करके आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अभी नहीं बना हुआ, मिडिल ऑर्डर में भी प्रॉब्लम है, स्ट्रगल हो रही है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। फखर इज गुड, मैंने पहले भी मैं जिक्र करता रहा हूं कि वो स्पिनर के खिलाफ उसकी बहुत गेम, आज थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत कर गया, बहुत ही अच्छा खेल रहा था। मेरा ख्याल है कि थोड़ा ज्यादा चांस ले लिया उस पर, मिलने की गेंद पे, शायद एडम मिलने की गेंद पे आउट हुआ था, कि उसमें थोड़ा सबर कर जाते हैं ना फखर। तो पीछे स्पिनर्स के ओवर थे, स्पिनर्स को तो आपके सामने वो आंखें बंद करके मारते हैं, तो वो थोड़ी कैलकुलेशन फखर से गलत होगी। लेकिन गुड टू हैव हिम, इसने उसको बहुत अच्छी इनिंग्स आज खेली। आगे पाकिस्तान को इसी तरह से कॉम्बिनेशन ट्राई करके, वर्ल्ड कप से पहले बहुत T20 से अगर एक सही तरीके से ये ट्राई करें प्लेयर्स को, तो मिडिल ऑर्डर का इशू भी बहुत हद तक हल हो सकता है। हसीबुल्लाह आपके पास चॉइस है, हारिस है, अभी शादाब इंशाल्लाह आएगा, तो उससे भी बड़ा फायदा होगा आपको आने से। तो आप, मैं नहीं कहता बहुत तबाही बन जाएंगे, लेकिन थोड़े बेहतर हो जाएंगे। थोड़ा हौसला भी चाहिए, थोड़ा सब्र भी चाहिए। इफ्तिखार अहमद, सॉरी टू से, उसको डिलीवर करना पड़ेगा। उसकी जो
ना वो खुल के बुरा परफॉर्म करता है, ना खुल के अच्छा परफॉर्म करता है। कुछ मैचेस में थोड़ा कर देगा, मैच को करीब ले आएगा, फिनिश नहीं कर पाता, कुछ में नहीं करेगा। तो वो कहीं इन बिटवीन है उसकी उसका करियर इफ्तिखार का। तो ये मेरा ख्याल है उसको वर्ल्ड कप तक देखें। अगर वर्ल्ड कप तक वो कुछ नहीं करता है तो दैट्स इट, इफ्तिखार का फैसला आपको कर लेना चाहिए। लेकिन अभी उसको ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि उसकी बॉलिंग की यूटिलिटी तो है ही है इन द लॉन्गर रन। और आपको वो पड़ेगी जरूरत सीपीएल में भी, क्योंकि आपके पास उस तरह के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कोई नहीं है। तो अभी इस टीम में और भी बहुत सी गुंजाइश है क्योंकि स्पिनर ठीक नहीं है। आपको मिरान मुमताज और आरिफ याकूब और इस तरह के लड़के इंडक्ट करने पड़ेंगे। उसामा मीर का नहीं है अभी, सॉरी टू से। आई डोंट नो, आगे T20 में अच्छी बॉलिंग कर ले लेकिन उसका वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो राइट एरिया में गेंद ही बहुत लेट जाके करता है। शुरू में पहले 2 ओवर्स में तो उसने को आधे से ज्यादा गेंदें जमीन पे, आधी पिच पे फेंकी हैं। तो वो कोई मजा नहीं आया उसामा मीर की बॉलिंग का, टू बी वेरी ऑनेस्ट।